आज के इस दौर में डिजिटल डिवाइसेस की एप्लीकेशंस और कंप्यूटर्स के बेशुमार सॉफ्टवेयर्स, इन तमाम का वजूद में आना सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंडेंट है एंड दैट इज़ प्रोग्रामिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। प्रोग्रामिंग हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम पार्ट है, ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग को फॉर्म करने के लिए उसका स्ट्रक्चर कितना इम्पॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर हमें एक डायरेक्शन देता है जिस पर चलते हुए हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ना सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि उससे से बेहतर किसी भी प्रॉब्लम के सल्यूशन को हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं स्ट्रक्चर से मुतल्लिका तमाम मालूमात को आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ सी कोडिंग सीरीज में। तो आज हमारा क्लास सेकेंड ईयर के लिए चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 11 है और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। मैं हूँ नादिया नूर एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट। सी लैंग्वेज के अंदर लिखने के लिए हमें बहुत से सेट ऑफ कैरेक्टर्स को दिया जाता है। सी लैंग्वेज को फ्लेक्सिबल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हमें लिखने के लिए बहुत से सेट ऑफ कैरेक्टर्स के साथ साथ बहुत सी मेथडोलॉजीज भी प्रोवाइड की जाती हैं जिनके थ्रू हम सी लैंग्वेज के अंदर अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं, जो कि सी लैंग्वेज की पावर को बढ़ाता है, बशर्ते कि हमें सी लैंग्वेज के ऊपर मुकम्मल एक्सपर्टी हासिल करनी होगी। हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो लिखने के बाद वो कंपाइलर के पास और फिर लिंकर के पास जाता है और इन प्रोसेसेस के दौरान उस सी कोड के साथ बहुत सी फाइल्स अटैच होती हैं। तो थोड़ा सा इस प्रोसेस को रिवाइज करते हैं कि सी का प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। जब वो कंपाइलर के पास जाता है तो कंपाइलर उसे ऑब्जेक्ट फाइल में यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में तब्दील कर देता है और जब वो 0 और 1 की जो फॉर्म में फाइल होती है वो लिंकर के पास जाती है तो लिंकर उस फाइल के साथ उन लाइब्रेरी फाइल्स जिनको हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में मेंशन किया होता है उनके ओरिजिनल कोड को अटैच कर देता है और इस तरह लिंकर लाइब्रेरी फाइल्स को ऑब्जेक्ट फाइल के साथ जोड़ने के बाद एक न्यू फाइल तैयार करता है जिसे एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाता है। अब इस तमाम प्रोसेस के दौरान जो एक बात क्लिक करती है या हमें समझ में आती है या हमें समझ जानी चाहिए वो ये है कि जब हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके साथ हम कुछ लाइब्रेरी फाइल्स को अटैच भी करते हैं। अब वो कैसे करते हैं ये भी हम देखते हैं। हमारे सामने ये एक एग्जांपल है, इसमें हैश इंक्लूड एंड stdio.h लिखा हुआ है एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर। दिखने में तो ये एक लाइन है लेकिन इस लाइन का बहुत बड़ा मकसद है सी लैंग्वेज के अंदर। ये वो लाइब्रेरी फाइल है जिसको हमने अपने प्रोग्राम में इंटर किया है। तो इस लाइब्रेरी फाइल को प्रोग्राम में इंटर करने का मतलब या लिखने का मकसद ये है कि हम इस फाइल यानी कि stdio.h इस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल के अंदर मौजूद फंक्शंस को इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रोग्राम में। अगर हम ये फाइल मेंशन करेंगे या लिखेंगे प्रोग्राम के स्टार्ट में तो हम इस फाइल के अंदर मौजूद जितने भी फंक्शंस हैं इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर नहीं ऐड करेंगे तो हम इसके फंक्शंस को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये फाइल कहाँ होती है, कैसे होती है? ये फाइल सी लैंग्वेज के बैक पर मौजूद होती है। हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जब हम सी लैंग्वेज को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में तो उसके साथ बहुत सी ऐसी लाइब्रेरी फाइल्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती हैं और फिर इन फाइल्स के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि हम किस फाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। और किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसमें किस तरह के फंक्शंस के ऊपर काम करने वाले हैं और फिर उन्हीं फंक्शन से मुतल्लिका ये जो फाइल्स हैं इनको हम इस्तेमाल
इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि जो फंक्शंस हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, उन फंक्शन से मुतल्लिका इस फाइल को हमें यूज़ करना होगा या अपने प्रोग्राम में ऐड करना होगा। मिसाल के तौर पे ये एक प्रिंटफ फंक्शन है और ये एक स्कैनफ फंक्शन है। इसमें प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल आउटपुट देने के लिए किया जाता है और स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल इनपुट लेने के लिए। अब यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया कि ये दोनों फंक्शंस हमने इस्तेमाल करने हैं। अब एज अ प्रोग्रामर हमने ये सोचना है कि इन दोनों फंक्शंस को इस्तेमाल करने के लिए सी लैंग्वेज के अंदर वो कौन सी लाइब्रेरी फाइल है जो हमें प्रोवाइड की गई है। तो जी हाँ, अब हमें पता है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नाम की जो ये फाइल है ये इस्तेमाल होती है और इसके अंदर ये तमाम फंक्शंस जैसे प्रिंटफ और स्कैनफ के फंक्शंस मौजूद हैं जो कि या तो इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं या फिर आउटपुट देने के लिए। तो हमें इस फाइल यानी कि stdio.h नाम की ये जो फाइल है इसको प्रोग्राम में ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड करने के लिए हमने क्या सिंटैक्स इस्तेमाल किया, #include और फिर ये एंगुलर ब्रैकेट्स लगा के इनके अंदर हमने लिखा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। अब फाइल का नाम तो सिर्फ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h है। अब इसके साथ हमने ये एडिशनल जो है डाटा क्यों लिखा है, एडिशनल सिंटैक्स क्यों इस्तेमाल किया, क्यों हमने हैश लगाया, क्यों हमने इंक्लूड लिखा, क्यों हमने एंगुलर ब्रैकेट्स डाली, तो ये कहलाता है स्ट्रक्चर। जिस तरीके से हमने इस हेडर फाइल को प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखा है और मेंशन किया है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि हमने सी के सिंटैक्स को कैसे और किस जगह पर इस्तेमाल करना है। जैसे हमने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में ये #include एंड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h नाम की जो ये हेडर फाइल मेंशन की है, ठीक है, इसे हम प्रोग्राम के स्टार्ट में ही मेंशन कर सकते हैं। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के बिल्कुल फर्स्ट लाइन पर ही हम इसे लिख सकते हैं, हम आगे पीछे इसे नहीं कर सकते। और ये लिखी हुई भी इस सिंटैक्स के साथ जाती है, जैसे #include एंड ये एंगुलर ब्रैकेट्स लगा के इनके अंदर हेडर फाइल का नाम। तो ये तो हो गया लाइब्रेरी फाइल्स को सी लैंग्वेज के अंदर लिखने का तरीका। लेकिन हमारा आज जो पॉइंट ऑफ फोकस है वो स्ट्रक्चर है कि स्ट्रक्चर क्या होता है और स्ट्रक्चर की कितनी टाइप्स अवेलेबल हैं सी लैंग्वेज के अंदर। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है। सी लैंग्वेज के अंदर लिखने के तरीके को स्ट्रक्चर कहा जाता है कि हमने सी लैंग्वेज के सिंटैक्स को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हुए दो बहुत अहम पार्ट्स हैं स्ट्रक्चर के जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिनके ज़रिए आप अपना टाइम बचा सकते हैं और अपनी एफर्ट्स को राइट डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर्स की दो फॉर्म्स हैं, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेक्निक के अंदर जब हमें कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है और उसका सोल्यूशन हमें निकालने को कहा जाता है, जो कि ऑब्वियसली प्रोग्राम की ही फॉर्म में होगा, तो जब उस प्रॉब्लम का सल्यूशन प्रोग्राम की फॉर्म में हमें एक ही बार में दिया जाए और एक ही मॉड्यूल या फिर एक ही फंक्शन में दिया जाए, तो ये चीज़ कहलाती है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे बात करें फंक्शन और मॉड्यूल की, तो जब हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो हर एक पार्ट अलग से एक फंक्शन या फिर मॉड्यूल कहलाता है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, और वो हमें किसी भी प्रोग्राम के सॉल्यूशन को पहुँचाता है एक सिंगल फंक्शन या सिंगल मॉड्यूल के तौर पे, यानी कि पूरे प्रोग्राम की लॉजिक को एक सिंगल मॉड्यूल, एक सिंगल फंक्शन या एक ही जो है वो पार्ट में लिखा जाता है। यहाँ पे अब अगर बात की जाए स्मॉल प्रॉब्लम्स की, यानी कि वो प्रॉब्लम्स जिनका सॉल्यूशन छोटा है और उन्हें एक ही मॉड्यूल या एक ही फंक्शन में निपटा दिया जाए, तो ये काम तो बहुत आसान है क्योंकि इसमें प्रोग्राम का साइज छोटा होता है। तो क्या हो अगर हमारे प्रोग्राम का साइज बड़ा हो, अगर प्रोग्राम का साइज बढ़ रहा है, ठीक है, हमारी कोडिंग जो है वो ज़्यादा बड़ी है या लेंथी है या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है,
तो इस तरीके पर यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की मेथोडोलॉजी के ज़रिए काम करके हमारा प्रोग्राम काफ़ी रिस्क्स पर आ जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा प्रोग्राम होगा उतने ज़्यादा चांसेस ऑफ एरर होंगे और गलती ढूंढना, उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हो सकता है कि एक जगह की गलती का इफ़ेक्ट पूरे प्रोग्राम पर पड़े और पूरा प्रोग्राम ही उससे सफ़र करे या पूरे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट हो। इस तरह इस टेक्निक के थ्रू काम करने पर प्रोग्राम के अंदर जो है गलतियों को तो ठीक करना मुश्किल और नामुमकिन है ही, इसके अलावा हमें इसमें मॉडिफिकेशन करने में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि प्रोग्राम के एक पार्ट को मॉडिफाई करने से हमें प्रोग्राम के बाकी तमाम पार्ट्स को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा और अगर प्रोग्राम लेंथी है, बड़ा है, तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल की तरफ। हमारे सामने ये छोटा एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने एक्स और वाई, जो हमारे पास दो वैल्यूज़ मौजूद हैं, इन पर हमने दो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, पहला ऑपरेशन है प्रोडक्ट का और दूसरा है डिवीजन का। अब दिखने में तो ये प्रोग्राम छोटा सा है और ये फॉल भी अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की टेक्निक के अंदर करता है, यानी कि ये एक ही लॉजिक के अंदर, एक ही मॉड्यूल या फंक्शन के अंदर हमने पूरा प्रोग्राम लिख दिया। अच्छा, अब इस प्रोग्राम की लॉजिक के हिसाब से x और y हमारे पास दो इंटीजर वैल्यू हैं जिनके अंदर 10 और 5 रिस्पेक्टिवली स्टोर्ड है और z इज इक्वल टू एक्स डायरेक्ट y के ज़रिए हमें x और y की वैल्यू मल्टीप्लाई होके उसका आंसर z की शक्ल में मिलेगा और x और y को डिवाइड होने के बाद उनका आंसर हमें k की शक्ल में मिलेगा और printf का फंक्शन इन दोनों आंसर्स को हमारे सामने सेपरेटली प्रिंट करवाएगा। अब यहाँ पर बात समझने की ये है कि ये प्रोग्राम लिखा हुआ है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए। ठीक है, अब इसके ज़रिए हम एक छोटा प्रोग्राम तो लिख सकते हैं और शायद उसमें मिस्टेक्स को पकड़ भी सकते हैं, उन्हें ठीक भी कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ़ हमारे प्रोग्राम का साइज़ काफ़ी ज़्यादा पेजेस पर मुश्तमिल हो या बहुत ज़्यादा लेंथी हो, तो ये टेक्निक वहाँ पर काम नहीं कर पाएगी, वहाँ पे ये फेल हो जाएगी। अब यहाँ तक आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तरीका सी लैंग्वेज में दिया हुआ है, आप इसके ज़रिए प्रोग्राम ज़रूर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके प्रोग्राम का साइज़ छोटा है तब आप इस टेक्निक को यूज़ कीजिए और अगर आपको पता है कि आपका प्रोग्राम लेंथी और कॉम्प्लेक्स होने वाला है, सो प्लीज़ डोंट यूज़ दिस टेक्निक। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एरर प्रोन है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई एंड डिफ़िकल्ट टू डीबग। अब यहाँ पे व्हाट इज़ डीबग? डीबग कहा जाता है उस प्रोसेस को जिस प्रोसेस के थ्रू हम अपने प्रोग्राम के अंदर गलतियों को ढूंढते हैं और उन्हें रिमूव करते हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के ज़रिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम प्रोग्राम की गलतियों को ढूंढें और उन्हें वक्त पर ठीक कर पाएँ। सो ये तो थी अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम मूव ऑन करते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोग्राम को जब लिखते हैं, अब चाहे हमारा वो जो प्रोग्राम है उसको लिखने का मकसद बड़ा है या छोटा है, ठीक है, तो हम उस प्रोग्राम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि एक बड़ा प्रोग्राम जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो उसे कहा जाता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब उस हर छोटे पार्ट को जो डिवाइड किया जाता है हम यूनिट भी बोलते हैं, ब्लॉक भी बोलते हैं, मॉड्यूल भी बोलते हैं और फंक्शन भी बोल सकते हैं। अब ये तरीका असल में डिवाइड एंड कन्क्योर स्ट्रैटेजी पर काम करता है, यानी कि एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना और फिर हर एक पार्ट को अलग से हल करना और अलग से हल करने के बाद आखिर में कलेक्टिवली उन तमाम पार्ट्स के रिजल्ट्स को कंबाइन करना और कंबाइन करने के बाद जो कलेक्टिवली आंसर हमारे पास आएगा वो सबसे बेस्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा और इससे हमारा टाइम भी बचेगा। तो इस स्ट्रैटेजी में बहुत बड़े प्रोग्राम को या किसी भी प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स या मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है और फिर हर मॉड्यूल को डिफरेंटली सॉल्व किया जाता है और फिर बाद में उनके रिजल्ट्स को कंबाइन करके, यानी कि तमाम मॉड्यूल्स या जितने भी मॉड्यूल्स आपने बनाए हैं उस प्रोग्राम के,
उनको अलग उनकी जगह पर सॉल्व करके उनके आंसर या सॉल्यूशन को कंबाइन करके कलेक्टिवली हम अपने प्रोग्राम का ओरिजिनल बेस्ट रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। ऐसा करने से हम कम से कम वक्त में बेहतर से बेहतर अपने टास्क को परफॉर्म करके बेस्ट रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। टाइम की बचत भी हो गई और प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी भी ना बढ़ी और बिना टाइम ज़ाया किए हमने अपने प्रोग्राम के रिजल्ट्स को हासिल भी कर लिया। अब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को लिखते हुए आपको ये बात तो बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग सबसे बेस्ट वे है। आप यूज़र डिफाइंड फंक्शंस इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप खुद अपनी मर्ज़ी से फंक्शंस को बना के उन्हें अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करके अपने प्रोग्राम से अपने मुतल्लिका रिज़ल्ट को हासिल कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर लिखते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जब किसी भी प्रोग्राम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ अपने इस बात पे गौर करना है कि उस बड़े प्रोग्राम को या लॉजिक को कितने छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो हमारा रेलेवेंट आंसर हम तक पहुँचेगा। यानी 2 मॉड्यूल्स में या फिर 3 मॉड्यूल्स में या 3 से ज़्यादा मॉड्यूल्स में, और फिर उन मॉड्यूल्स की कोडिंग को इस तरह लिखा जाए कि हर मॉड्यूल अपना रेलेवेंट आंसर दे और फिर उन आंसर्स को कंबाइन करने के बाद जो एक आंसर हमें मिले वो सबसे बेस्ट और ऑथेंटिक हो। चलिए अभी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के लॉजिक को समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। अब यहाँ पर हमारे सामने सेम वही प्रोग्राम है जो हमने अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के दौरान इस्तेमाल किया था, और अब इसी प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की वजह से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब इसमें प्रोग्राम का पहला पार्ट या पहला फंक्शन या पहला मॉड्यूल जो है उसका नाम है मल्टी और दूसरा नाम है डिवाइड, एंड यहाँ पे जो ये तीसरा पार्ट है ये मेन फंक्शन है, ठीक है। और ये अगर आप देखें तो सेम वैसा ही है जैसा हमने अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में। और अगर आप लोग देखें तो ये प्रोग्राम यहाँ पे आपको लेंथी इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और इसका साइज़ अब पहले से बड़ा हो गया है। लेकिन आपने इसके साइज़ पर नहीं जाना बल्कि इसकी फंक्शनैलिटी पर जाना है, ठीक है। कि यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के ज़रिए अब इस प्रोग्राम को सॉल्व करना ज़्यादा आसान और इजी हो गया है। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम 3 पार्ट्स में डिवाइड भी हो गया, हर पार्ट का इंडिविजुअली रिजल्ट भी हमने हासिल कर लिया, फिर उस रिजल्ट को कंबाइन करके हम अपने बेस्ट रिजल्ट तक पहुंच गए, वो भी कम से कम टाइम में। तो चलिए अब इसको सॉल्व भी करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या परफॉर्म किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के 3 पार्ट्स हैं, मेन पार्ट और 2 पार्ट्स जो हैं ये फंक्शन डेफिनेशन कहलाते हैं। पहला ये पार्ट इंट मल्टी और दूसरा इंट डिवीजन, इन दोनों को कहा जाता है फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। अभी आप इन्हें फंक्शन डेफिनेशन नहीं बल्कि मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के नाम से ही याद रखो। आने वाले वक्त में इन मॉड्यूल्स का इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे इंट मेन पे क्योंकि प्रोग्राम का मेन पार्ट ये है और प्रोग्राम की तमाम वो ख़ास कोडिंग जिससे इन मॉड्यूल्स को इस्तेमाल किया जाना है वो इस मेन पार्ट में लिखी हुई होती है। अब यहाँ पर x और y 2 वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है। यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 4 जो कि है इंट z मल्टी xy, यहाँ पे हो रही है फंक्शन कॉलिंग। यहाँ पे मल्टी नाम का जो ये फंक्शन लिखा हुआ है इसे कहा जाएगा कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। यहाँ से सीधा कंट्रोल जाएगा सेम इस फंक्शन के पास जिसे कॉल किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंट मल्टी, इंट a और इंट b लिखा हुआ है और ये जो 2 वैल्यूज़ हैं x और y की ये यहाँ से ट्रांसफ़र होंगी इस पार्ट में और अब a और b की वैल्यू हो जाएगी रिस्पेक्टिवली 10 एंड 5 जो कि x और y की वैल्यू है। और अब इस फंक्शन के अंदर जब कंट्रोल दाखिल होगा तो यहाँ पे a और b यानी कि 10 और 5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसके बाद रिटर्न c यानी कि a और b को आपस में मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा विच इज़ 50, वो 50 आंसर c में स्टोर होगा और रिटर्न c का मतलब है कि यहाँ से c का आंसर भेजा जाएगा वापस दोबारा स्टेटमेंट नंबर 4 की तरफ और जो z है अब उसका आंसर भी 50 हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है int k इज इक्वल टू डिवाइड xy। अब यहाँ पे दोबारा से फंक्शन कॉलिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड div का मतलब ये है कि इस नाम का जो फंक्शन है इसके पास अब कंट्रोल जाएगा डिवाइड फंक्शन के पास, और रिस्पेक्टिवली यही x और y की वैल्यूज़ भी ट्रांसफ़र होंगी, जो कि x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 5 है। और यहाँ पर आने के बाद जब a और b की जगह पर 10 और 5 वैल्यूज़ पुट होंगी और उन दो वैल्यूज़ को डिवाइड किया जाएगा, यानी कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू क्या है 5। तो जब उसको डिवाइड किया जाएगा तो 5 2s are 10, तो यहाँ पे 2 आंसर C में स्टोर होगा, ठीक है। और फिर रिटर्न C, तो यही 2 आंसर जो है वो रिटर्न किया जाएगा वापस फंक्शन की तरफ, फंक्शन कॉलिंग की जो स्टेटमेंट थी उसकी तरफ। तो अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो यहाँ पर वैल्यू हो गई k की 2 और उसके बाद printf के ज़रिए इन दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट करवा लिया जाएगा। मैं अब इस प्रोग्राम की ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी कि क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा है, क्योंकि हम आगे चल के यही सब कुछ बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। तो ये आपकी इब्तदाई मालूमात के लिए काफ़ी था कि आप इस स्ट्रक्चर को देखो और आप समझ लो कि किस तरीके से सी लैंग्वेज के अंदर 2 तरीक़ों से हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, और कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का। अब यहाँ पर आपने इस प्रोग्राम के थ्रू देख लिया कि इस प्रोग्राम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3, ठीक है। और फिर इनके कंबाइंड रिजल्ट से हमें जो हमारा बेस्ट रिजल्ट था वो हमें मिला और हमने उसे हासिल किया बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर एक बात अगर आप देखें कि अगर किसी एक पार्ट में गलती हो, ठीक है, तो वो पूरे प्रोग्राम को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। मिसाल के तौर पे अगर हम डिवाइड नाम का ये फंक्शन डेफिनेशन देखें या फंक्शन देखें या मॉड्यूल देखें, तो इसके अंदर अगर कोई मिस्टेक है, जैसे a डिवाइडेड बाय b की जगह पे अगर a प्लस b लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये गलती जो है तो ये लॉजिकल गलती, लेकिन गलती तो है। इसके अलावा अगर कोई सिंटैक्स एरर है, ठीक है, तो वो सिर्फ इसी फंक्शन या इसी मॉड्यूल को इफ़ेक्ट करेगा, इसका बाकी मॉड्यूल्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा और ये बाकी मॉड्यूल्स की परफॉर्मेंस या उनके अंदर मौजूद कोडिंग को इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि हर मॉड्यूल अपने आप में इंडिपेंडेंटली काम करता है, वो किसी दूसरे मॉड्यूल पर डिपेंडेंट नहीं होता। हाँ, अगर किसी मॉड्यूल में गलती हो जाए, ठीक है, तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। जैसे अगर डिवाइड के इस मॉड्यूल में जो गलती हमने की है, हम डिवीजन के साइन को हटा के प्लस का साइन लगा सकते हैं। अगर कोई सिंटैक्स एरर है तो हम उसे भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हमने आखिर में सेमी कॉलन नहीं लगाया तो ये सिंटैक्स एरर है, हम इसे भी सेमी कॉलन लगा के ठीक कर सकते हैं। लेकिन इस मॉड्यूल का ख़राब होना या इसमें किसी गलती का होना, इसका असर इस मल्टी फंक्शन पर या फिर इस प्रोग्राम का जो ये मेन पार्ट है, जिसे मेन फंक्शन भी कहते हैं, इस पर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके पर अमल करके सी लैंग्वेज के बड़े से बड़े प्रोग्राम्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जा सकता है इजीली, यानी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पर अमल करके और किसी भी बड़े से बड़े या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे से छोटे यूनिट, ब्लॉक्स, मॉड्यूल्स या फिर फंक्शंस में डिवाइड करके और उन्हें अलग अलग सॉल्व करके और फिर उसके बाद कंबाइंड कलेक्टिवली उनका रिजल्ट हासिल करके, जो कि आपके प्रोग्राम का सबसे बेस्ट रिजल्ट कहलाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस की। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग ईजी टू राइट प्रोग्राम्स, क्योंकि इसमें प्रोग्राम लिखना आसान होता है। ईजी टू डीबग, यानी कि गलतियों को ढूंढना और फिर उन्हें ठीक करना भी आसान होता है। ईजी टू अंडरस्टैंड और उसके साथ ईजी टू मॉडिफाई। तो ये 4 मेन एडवांटेजेस हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। अब यहाँ पर बुक में आपके सामने एक एग्जांपल दी हुई है छोटी सी, जिसका मकसद जो है वो हेलो वर्ल्ड इन 2 वर्ड्स को प्रिंट करवाना है, ठीक है। आप से मैं यही कहूँगी कि आप ये प्रोग्राम खुद देखो, खुद समझो और करने की कोशिश करो। ये एक होम असाइनमेंट है जो मैं आप पर छोड़ती हूँ और आपने इसे सॉल्व करना है और आपने ये देखना है कि किस तरीके से ये हमारे पास सोल्यूशन लेकर आएगी। बहुत आसान छोटी सी एक एग्जांपल है। यहाँ पे मेन चीज़ जो आपने सीखनी है इस एग्जांपल को लेके,
वो ये है कि इसमें किस तरीके से इन 4 स्टेटमेंट्स को लिखा गया है। ये 3-4 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, और किस तरीके से स्ट्रक्चर को लिखा गया है सी लैंग्वेज के, और आगे भी हमने इसी ही स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। हम मज़ीद डिटेल में सी लैंग्वेज के रिटन स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपकी ये असाइनमेंट है कि आपने इस स्ट्रक्चर को समझना है, ठीक है, इसे प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद आपने इसे ज़ुबानी तैयार करने की कोशिश करनी है। मेन जो मकसद है, ठीक है, ये 3-4 लाइन की स्टेटमेंट्स, ये कोडिंग नहीं, बल्कि आने वाले कंप्यूटर के या सी लैंग्वेज के इन लेक्चर्स में आपकी ये बेसिक है, आपकी बुनियाद है। अगर आप यहाँ से इसे सीखना, इसमें इंटरेस्ट लेना डेवलप करेंगे तो आगे चल के आपको आसानी होगी। तो इस कोडिंग को आपने बड़े अच्छे तरीके से ज़ुबानी तैयार करना है, ओके। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कोड हमें क्या आउटपुट प्रिंट करके हमारे सामने रखेगा, विच इज़ हेलो वर्ल्ड। आई होप आपको तमाम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी, मगर फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बिला झिझक आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन ऑलवेज आपके लिए ओपन है। आप कमेंट सेक्शन के थ्रू या मेरे सोशल अकाउंट्स के थ्रू कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और अब बात करते हैं रावलपिंडी बोर्ड के हिसाब से इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस की। सबसे पहली बात जो इस टॉपिक में बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि सी लैंग्वेज क्या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं। तो आपको पता होना चाहिए एज MCQs या एज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सी इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर को 2 तरह से समझना है, यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर के आपने 2 एस्पेक्ट्स को समझना है। स्ट्रक्चर के यहाँ पे 2 मतलब हैं। सबसे पहला मतलब तो ये है कि हम किस तरीके से प्रोग्राम को लिखते हैं, ठीक है, और किस तरीके से सी लैंग्वेज का सिंटैक्स हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड हम पहले लिखते हैं, फिर हम मेन पार्ट वो लिखते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस डालते हैं, इस तरीके से, ठीक है, जो कि हम अपने आने वाले लेक्चर्स में बहुत जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर का जो दूसरा पार्ट है, यानी कि स्ट्रक्चर का जो दूसरा रुख है सी लैंग्वेज के हिसाब से, जिसे हमें समझना है, वो है कि हम लोग किस तरीके से प्रोग्रामिंग को करते हैं। या तो हम एज होल एक पूरा प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, और फिर उसको एक ही बार में एग्जीक्यूट करके उसका आंसर हासिल करते हैं, या फिर उस प्रोग्राम के छोटे छोटे पार्ट्स हम बनाते हैं, जैसे हमने सीखा अभी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो उन छोटे छोटे पार्ट्स को फिर एग्जीक्यूट करके हम एज कंबाइंड जो है वो आंसर हासिल करते हैं अपने किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन का, ठीक है। तो दोनों तरीक़ों से हमने देखा। तो सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ये 2 रुख हैं या 2 डायरेक्शंस हैं, जिनको समझ के इन पर बड़े अच्छे तरीके से हम काम कर सकते हैं और सी लैंग्वेज के अंदर काम करने के तरीके को समझ सकते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सी लैंग्वेज के अंदर काम करने के लिए ये सिंटैक्स देना ज़रूरी है, और सी लैंग्वेज के अंदर काम करने के लिए हमें किन सिंटैक्सेस को प्रॉपर तरीके से पहले लिखना चाहिए, ताकि उन सिंटैक्सेस के थ्रू हम सी लैंग्वेज के मुकम्मल एबिलिटी का और एफिशिएंसी का फ़ायदा उठा सकें। यानी कि यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि सी लैंग्वेज में काम करने के लिए हमें उसका फुली प्रॉपर सिंटैक्स स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और हमें उसी स्ट्रक्चर पर काम करना चाहिए, ताकि हमारे सिंटैक्स एरर भी ना हो और हम सी लैंग्वेज के प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो भी कर सकें। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर की जो 2 टाइप्स हमने पढ़ी, जिसमें पहली थी अनस्ट्रक्चर्ड एंड दूसरी थी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बुक के अकॉर्डिंग तो ये छोटे छोटे 3 लाइंस पर मुश्तमिल है। अगर आप चाहें और अगर आपसे एग्जामिनर इनके बारे में पूछे MCQs की शक्ल में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की शक्ल में, या सपोज अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की शक्ल में भी पूछ लेता ही है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने इनका क्या जवाब देना है। जो जवाब बुक पर मेंशन्ड है आप वही दो, ठीक है। और ये जो नीचे प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल दी हुई है, इसको भी आप एज एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको करवाया है कि आप सबसे पहले डेफिनेशन दो,
अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। उसके बाद एज प्रोग्राम आप एग्जाम्पल दो जो मैंने आपको दी है, जो मैंने आपको करवाई है, ठीक है। आप इन्हें भी ऐड कर सकते हो अपने प्रोग्राम में, और इन दोनों स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के जो है आंसर के तौर पे आप ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर जो उनके एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं जैसे मैंने आपको बताए हैं, आप ऐसे ही सेम एज इट इज़ ऐड कर सकते हो, ठीक है। यही सेम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपके इन पैराग्राफ्स में भी दिए हुए हैं, लेकिन इसमें अगर मैं कहूँ तो प्रॉपरली अच्छे तरीके से जो है इनको लिखा नहीं गया, और आपने ये सेम पैटर्न फॉलो नहीं करना। डेफिनेशन के बाद और एक छोटी सी एग्जाम्पल के बाद और उसके बाद जो आपके ये जो इसके एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, आपने इन्हें पॉइंट्स की शक्ल में यूं ही जैसे मैंने आपको करवाए हैं आपके लेक्चर में, इसी तरीके से आपने इन्हें मेंशन करना है। और इस चीज़ का आपके एग्जामिनर पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। आपका एग्जामिनर आपसे बहुत इम्प्रेस हो जाता है कि स्टूडेंट्स को उससे ज़्यादा ही पता है जितना कि बुक में मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है आपके एग्जामिनर पर, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इन तमाम टर्म्स को याद करना है। और आपके जो है सेकेंड ईयर में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किस तरीके से उन क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो, ठीक है। आपको क्या प्रॉपर तरीका पता है आंसर देने का, सी लैंग्वेज के किसी भी पार्ट को डिफाइन करने का, विद एग्जाम्पल, विद डेफिनेशन एंड विद सिंटैक्स, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए कोई भी टर्म आ जाए आपने उसका सिंटैक्स और उसकी डेफिनेशन और उसके साथ एक एग्जाम्पल उससे रिलेटेड आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करनी है, याद करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दी हुई है हेलो वर्ल्ड वाली, ये भी आपको आनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल की जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाया जा रहा है। आपने इस एग्जाम्पल को अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तो तैयार करना ही है, ठीक है। ये एक छोटा सा डेमो समझ लें आपके लिए था कि आप किस तरीके से हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2-3 चीज़ें ये सीखी कि एक तो हम किसी भी हेडर फाइल को शामिल करने के लिए हैश इंक्लूड का सिंटैक्स इस्तेमाल करते हैं, फिर मेन लगाते हैं, फिर ये कर्ली ब्रेसेस होती हैं, फिर इनके अंदर हम प्रिंट एफ के अंदर हेलो वर्ल्ड को लिखते हैं, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल आपको ये समझाने के लिए काफ़ी थी कि सी लैंग्वेज के अंदर हम किसी भी प्रोग्राम को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, और लिखने के बाद हम जो है उसका आउटपुट कैसे हासिल करेंगे। तो बेसिक चीज़ आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। अब जैसे हमारा निज़ाम तालीम है पाकिस्तान का, इसके अंदर तो इसको हम जब तक रिटन फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है, तब तक वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि पेपर पे आपसे कंप्यूटर से नहीं बल्कि रिटन फॉर्म में पूछा जाएगा। तो बेहतर यही है कि अगर आपने उसकी तैयारी करनी है आप कंप्यूटर में भी प्रैक्टिस करो, बिल्कुल करो, ज़रूर करो, और आप इसे रिटन फॉर्म में एक पेपर के ऊपर लिख के भी ज़ुबानी करने की कोशिश करो। और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट असाइनमेंट दे रही हूँ इसी जो है एग्जाम्पल को लेके आपने प्रिंट करवाना है आई लव पाकिस्तान, ठीक है। आई लव पाकिस्तान ये होम असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूँ। इसी प्रोग्राम को फॉलो करके आपने ये प्रिंट करवाना है। छोटी सी ये असाइनमेंट अगर आप इसे करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में रिप्लाई करोगे तो ये मेरे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात होगी कि मेरे व्यूअर्स ने मेरी दी हुई असाइनमेंट को रिस्पॉन्स किया है, ठीक है। आप चाहे सी लैंग्वेज के स्टूडेंट हो या आप शौकिया तौर पे ये सीख रहे हो, समझ रहे हो, आपने ये असाइनमेंट करनी है, मुझे इसका आंसर देना है, ठीक है। तो बोर्ड के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिस के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके इस पैराग्राफ की जो भी डेफिनेशन है, ठीक है, पूरा पैराग्राफ जो जो अहम पॉइंट्स थे मेरी तरफ से वो मैंने आपको बता दी। और अगर आपको जो है इससे कुछ ज़्यादा आता है तो आप वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। वो आपके अपने लिए फ़ायदा है, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। तो ये पावर जिसके पास जितनी हो वो उतना पावरफुल है और वो उतने अच्छे तरीके से उसका जवाब दे सकता है। तो आई होप आपको यहाँ तक इस तमाम टॉपिक की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और बोर्ड के लिहाज से भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की आप इन पे अमल करोगे। अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो पंजाब बोर्ड वालों के और आपके एग्ज़ाम्स सर पर हैं तो आप बड़े अच्छे तरीके से तैयार करोगे, ठीक है। और सी लैंग्वेज के प्रॉपर लेक्चर्स तैयार करके, ऑब्वियसली मेरे लेक्चर्स तैयार करके और मेरी वीडियोस को लाइक करके, मेरे चैनल को शेयर करके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप खूब कामयाबी हासिल करोगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में सी कोडिंग सीरीज के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।